नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जो है पाल। चले शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की और इस वक्त की बड़ी अपडेट जो आपसे थोड़ी देर में घोसी और बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर घोसी और बागेश्वर में सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है। तो वहीं दारा सिंह और सुधाकर सिंह की किस्मत का फैसला आज सामने आ जाएगा। तो वहीं पार्वती दास और बसंत कुमार के भी भाग्य का फैसला आज होना है। बीजेपी और सपा के लिए घोसी उपचुनाव का नतीजा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। घोसी का परिणाम एनडीए इंडिया गठबंधन के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी बागेश्वर और घोसी उपचुनाव को लेकर। इस वक्त की अहम अपडेट जहां सुधाकर सिंह और दारा सिंह, साथ ही बागेश्वर की बात करें तो पार्वती दास और बसंत कुमार की किस्मत का फैसला आज हो जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट जहां थोड़ी देर में घोसी और बागेश्वर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग को लेकर घोसी और बागेश्वर में जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद रखी गई। तमाम इंतजामात पूरे कर लिए गए। ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे क्योंकि आज नतीजे सामने आने हैं और आज उपचुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। क्योंकि अगर बात करें घोसी की तो घोसी में दारा सिंह है एक तरफ, तो सपा की तरफ से सुधाकर सिंह है, और बात बागेश्वर की करें तो एक तरफ पार्वती दास है तो दूसरी तरफ बसंत कुमार है। दोनों में ही कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। और साथ ही काफ़ी अहम चीज़ यहाँ पर ये सामने आ रही है कि जब से INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन हुआ है उसके बाद ये पहला जो मतदान है, जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है, इसलिए काफ़ी खास माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर देखें तो काफ़ी ज़्यादा अहम और बीजेपी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये चुनाव खास हो जाता है क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी जो पूरी ताकत है वो यहाँ पर झोंक दी गई है। और क्या नतीजे होंगे सबकी निगाहें आज इस पर टिकी हुई है। एक तरह से इसको टेस्ट की तरह भी देखा जा रहा है 2024 लोकसभा चुनाव के, क्योंकि अब जो इसका नतीजा होगा कहीं ना कहीं आगे की तैयारियां 2024 की उस हिसाब से की जाएंगी। चाहे जो फैसला है वो सपा की तरफ जाए या फिर बीजेपी की तरफ जाए, तैयारियां इसी के आधार पर आगे की जानी है। क्योंकि जिस तरह से देखें ये इंडिया और एनडीए का पहला मुकाबला है जहां एक तरफ सारी विपक्षी पार्टी है तो दूसरी तरफ एनडीए है, तो ये कड़ा मुकाबला साफ तौर से होने जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं जहां आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर तो अब जिस तरह से देखें वहाँ पर इंतज़ाम सारे सुरक्षा के कर लिए गए हैं और अब से कुछ ही देर में जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष मिश्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ देखने को मिल रहा है इस समय, ज़मीनी स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि आज उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सामने आ जाएंगे, चाहे सपा हो या बीजेपी, दोनों के प्रत्याशियों की किस्मत अभी भी ईवीएम में कैद है। देखिए जी, आपको बता दूं करीब 8 बजे से आज जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। सबसे पहले जो बैलेट पेपर्स हैं वो खुल जाएंगे। करीब 33 राउंड की यहाँ पे मतगणना होनी है। उसको लेकर जो पूरी तैयारी है आगे प्रशासन की, तो बताइए कि पूरी तरीके से तैयार है, पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। लगातार जो फोर्सेस है वो डिप्लॉय हुई है, पूरी छावनी के तौर पर इसको बदल दिया गया है। आप बता दूं कि घोसी के रण की जिस तरीके से तैयारी हुई है, जिस तरीके से आज घोसी के रण का जो विजेता है वो चुना जा, क्या किस्मत दारा सिंह चौहान को दोबारा उत्तर प्रदेश की घोसी चुनाव से विजेता बनाती है या फिर सुधाकर सिंह जो कि समाजवादी पार्टी के हैं उनको अपनी सीट, परंपरागत सीट जो घोसी है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर से जिस तरीके से तैयारियां की गई हैं जो है वो पूरी कर ली गई है। जब 8 बजे से जो पहली काउंटिंग शुरू होगी तो पहले जो बैलेट पेपर्स हैं उनकी काउंटिंग की जाएगी। उसके बाद 33 राउंड की जो काउंटिंग होनी है वो शुरू होगी। तो करीब अगर आप देखेंगे तो 1 से 1.5 बजे का समय वक्त होगा जब जो प्रक्रिया है वो लमसम पूरी होती हुई नजर आएगी और विजेता का जो नाम है वो लमसम क्लियर होता दिख जाएगा कि कौन आगे लीड करता हुआ नजर आ। बहरहाल साथ की कमी हुई है और सबसे ज्यादा देखना होगा कि दारा सिंह चौहान अपनी सीट को बचा पाते हैं कि नहीं बचा पाते हैं। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पे चुनाव प्रचार के दौरान देखा गया था कि दारा सिंह चौहान को लेकर समाजवादी पार्टी ने कैंपेन चलाया था कि बाहरी
भगाओ घोसी बचाओ उसको लेके कहीं ना कहीं जो सीट है जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, न केवल बीजेपी के लिए बल्कि समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये चुनाव समाजवादी पार्टी और बीजेपी का नहीं हो रहा है, ये चुनाव इंडिया व एनडीए का हो रहा है। ये चुनाव ऐसे दो नेताओं के भविष्य तय करेगा एनडीए में कि किस स्थिति में वो रहेंगे, अभी चाहे किस तरीके से उनका आगे का जो राजनीतिक सफर है वो तय होगा। उसमें ओपी राजभर की भाजपा आती और दास सिंह चौहान का खुद का जो राजनीतिक कैरियर है वो तय होगा। तब अगर बदल समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सीट को बचाना, क्योंकि घोसी के बतौर समाजवादी पार्टी के ही विधायक थे दास सिंह चौहान, अब उनको इस सीट को बचाना भी एक बड़ी चुनौती है। एक सीट को बचा पाते नहीं बचा पाते यही देखना होगा। साथ ही साथ एनडीए के मुकाबले इंडिया का पहला मुकाबला है। इंडिया में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में उनकी इंडिया की तरफ से कहीं ना कहीं कहते उनको लीड करती है, तो निश्चित तौर पर अगर वो यहाँ पे जीते तो अपने आप को मजबूत मिल जाएगी। आगे आने 2024 में यहाँ से एक नई रणनीति के साथ दोनों एनडीए इंडिया दोनों अपने साथ कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, और कहीं खासा नुकसान ये भी देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर जो मतदान किए गए थे वोटरों की तरफ से करीब 4 लाख से अधिक मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था और साथ ही सिर्फ 50% ही यहाँ वोट पड़ पाए थे। तो ये मतदान जो प्रतिशत कम हुआ है इससे भी खासा फर्क पड़ता हुआ क्या नजर आएगा? अच्छा, देखिए उपचुनाव की अगर बात करेंगे तो आप इतिहास देखेंगे तो 51 पॉइंट समथिंग परसेंट 51% बुरा नहीं होता है, बहुत अच्छा माना जाता है कि 50% के ऊपर अगर वोटिंग जाती है तो बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि अनुमान आप देखेंगे 35, 40, 42% वोटिंग होती है। तो ऐसे में 58% आपका आम चुनाव जब था 2022 का तो 58% यहाँ पे वोटिंग हुई थी। उसके बाद अगर आपका उपचुनाव हो रहा है तो 51% के आसपास आपकी वोटिंग हो रही है, तो आप उसको कम वोटिंग उस लिहाज से कह सकते हो, उपचुनाव के लिहाज से देखेंगे, बाई पोल्स के अगर आप लिहाज से देखेंगे तो अच्छी वोटिंग हुई है। अब इस वोटिंग में किस तरीके से फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी। क्या घोसी की जनता दारा सिंह को बताओ अपना नेता चुनती है कि समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाने के लिए सुधाकर सिंह का जो दाव लगाया है उस पर सफल उनका ये प्रयोग सफल होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि अब से कुछ देर का वक्त है जब जो काउंटिंग है वो शुरू हो जाएगी। मैं एक बार अपने कैमरे में से कहूँगा दिखाने की कोशिश करें कि जो फोर्सेस जो है आपको दिख रहे होंगे लगाई गई हैं, पूरी तरीके से फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं। आरपीएफ यहाँ पे कमान को दी गई है, आरपीएफ की जो टीम है वो दी हुई है। तो सेंट्रल फोर्सेस के जो जवान हैं उनके अंडर में पूरा ये चुनाव की मतगणना की जो प्रक्रिया होगी वो शुरू होगी। तमाम आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे सर्विलेंस के लिए जिस तरीके से मीडिया के लिए सर्विलेंस है उसमें दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सीसीटीवी कैमरा का पूरा बल्क लगा है। 30 कैमरे इसमें आपको दिखेंगे, जो कैम 1 कैम 2 के हिसाब से आप देखेंगे कि पूरे 30 कैमरे हैं। किस तरीके से जो चुनाव हो रहा है, जहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया हो रही है वो आप देख सकते हैं। बाहरी अंदर से जो बाहर की तस्वीरें हैं वो आपको इसमें दिखेंगी। साथ ही साथ जो काउंटिंग एरिया है जहाँ काउंटिंग होगी, किस तरह से काउंटिंग होगी वो भी आपको इसके अंदर दिखती हुई नजर आएंगी। तो तैयारियाँ आप देख सकती हैं जो तैयारियाँ जोर शोर से हैं और अब से कुछ देर का वक्त बचा है, करीब 40 मिनट का वक्त और बचा है जब जो काउंटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले बैलेट पेपर खुलेंगे, बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी, इसके बाद 33 राउंड की जो काउंटिंग है वो शुरू कर दी जाएगी। जय बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखें मनीष, यहाँ पर जो मतदान किए गए जो प्रत्याशी थे बीजेपी और समाजवादी पार्टी को मिलाकर कुल 10 प्रत्याशियों को उतारा गया था और इसमें देखना होगा जो मुख्य मुकाबला था वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच था और कौन यहाँ पर बाजी मारता है ये तो आने वाला अब से कुछ ही देर का वक्त बता देगा। निश्चित तौर से 10 उम्मीदवार थे, पर अगर आप यहाँ पे चुनाव देखेंगे तो समाजवादी पार्टी की सुधाकर सिंह और बीजेपी की प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के बीच में था। बाकी 8 प्रत्याशी कौन थे वो शायद आप अगर यहाँ के मतदाताओं से पूछेंगे तो शायद उनको भी नहीं पता होगा, क्योंकि इतना हाई फाई मुकाबला हो गया था, इतना हाईलाइटेड मुकाबला हो गया था। इसको लेके बीजेपी और समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गज या कहें सितारे खुद जमीन में गांव-गांव आपको टहलते कैंपेनिंग करते हुए नजर आए थे। तो तस्वीरें भी हमने अपने कैमरे में कैद करके आप सभी को दिखाई थी। उसमें जितने भी जो स्टार प्रचारक थे, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे समाजवादी पार्टी के हो, सबसे रूबरू का दोनों प्रत्याशी से रूबरू किया था। और उसके बाद जिस दिन मतदान था उस दिन भी हमने देखा था किस तरीके से मतदान प्रक्रिया हुई थी। और पहली बार है कि ऐसे मऊ जैसे जो एरिया है, जो पूर्वांचल का एरिया, जो हमेशा से मतदान और मतगणना के दौरान बहुत ज़्यादा तनाव स्थिति रहती थी, उसमें भी शांतिप्रिय और निष्पक्ष जो मतदान की प्रक्रिया थी वो हमने होती हुई देखी थी। आज मतगणना है
और आज इस रण का कौन विजेता होगा, किसके सिर पे सिरताज सजेगा, इसके थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि उम्मीदें- मनीष जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, जिसका राज उत्तर प्रदेश में होगा वो दिल्ली तक भी पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं इसी को सराखों पर रखते हुए, इसी को देखते हुए ये जो उपचुनाव कराए गए हैं और इसमें दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकती है। एक तरफ से लोकसभा चुनाव का इसको टेस्ट कहा जा रहा है या फिर सेमीफाइनल मुकाबला भी कहा जा रहा है। देखिए, कहना गलत नहीं होगा और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपका गठबंधन नया बना है, इंडिया गठबंधन नया बना है, एनडीए के आपके सहयोगी राजभर आपके साथ जुड़े हैं। जो 2022 के चुनाव में आपने देखा था कि समाजवादी पार्टी के साथ थे, तो निश्चित तौर से उनके आने से उनकी भी एक तरीके से परीक्षा है, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन और एनडीए के लिए भी एक परीक्षा का माहौल जरूर है। पूर्वांचल का रण है, पूर्वांचल से मैंने पहले भी कई बार बताया कि पूर्वांचल का जो रण होता है ये दिशा और दशा तय करने वाला है। और आगामी 2024 के चुनाव को लेकर आप देखेंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इसका जो एक कहेंगे कि 2024 के लिए अगर इंडिया या एनडीए के जो गठबंधन है उनके रण का एक आगाज़ जरूर हो सकता है। इससे कई तरह के भविष्य तय होंगे, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात कर लेंगे, इंडिया गठबंधन में, एनडीए में अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का क्या रोल रहेगा आगे 2024 के चुनाव में, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर यहाँ पर हो जाएगी। सीट के जो बंटवारे होंगे, जो सीट के जो किससे के सीट डिवाइड होगी, उसके लिए भी खासा इंपॉर्टेंट रहेगा ये चुनाव। तो निश्चित तौर से जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली का दिल जीतने के लिए अगर उसका रास्ता कहीं से जाता है तो वो उत्तर प्रदेश जाता है। अगर उत्तर प्रदेश आपने जीत लिया तो माना जाता है कि आप दिल्ली के तख्त के बहुत करीब पहुँच गए हैं। तो निश्चित तौर से एक हाईलाइटेड एक हाई वोल्टेज यहाँ का आपने मुकाबला देखा था। और आज जब उसके जो चुनाव की जो प्रक्रिया है उससे कंफर्म होने के बाद जब शुरू होगी, मतगणना शुरू होगी और जैसे जैसे काउंटिंग शुरू होगी वैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे, तो निश्चित तौर से आपको पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश का आगामी 2024 का चुनाव किस करवट रहने वाला है। जय बिल्कुल, क्योंकि मनीष जिस तरह से देखे कि ये चुनाव हुए, उपचुनाव हुए, लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिला और सपा के जो प्रत्याशी सुधाकर सिंह की तरफ से दारा सिंह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तंज भी कसे गए। और इस बीच एक बड़ा बयान ये भी दिया गया था सुधाकर सिंह की तरफ से कि 50,000 वोटों से हम जीतेंगे, ये दावा किया गया। और साथ ही ये भी कहा कि जिस तरह से लादेन की तुलना भी करते हुए नजर आए कि लादेन को अमेरिका ने आकाश से उठा लिया था और पाकिस्तान को पता नहीं चला था। इस तरह से अगर धांधली ना हुई तो हम 50,000 मतों से ज़रूर जीतेंगे। निश्चित तौर से जय, देखिए आपको बता दूं कि दोनों का मार्जिन अगर आप पूछेंगे तो डे वन से, क्योंकि हम यहाँ पे थे, चाहे ओम प्रकाश राजभर से हमने बात की थी, चाहे दारा सिंह चौहान से बात की थी, चाहे सुधाकर सिंह या शिवपाल यादव से हमने बात की, तो लगातार उन्होंने का भी कहना था किसी का मार्जिन 50,000 के नीचे नहीं था। इत्तेफाक की बात है कि दोनों लोग अपनी जीत का दावा करते, तो दोनों लोग अपने 50,000 की जो मार्जिन है उससे जीत का दावा करते। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगता है, जो भी चुनावी मंच होता है, चुनावी मंच से एक दूसरे को तंज कैसा कहता है, किससे आप दूसरी पार्टी को या दूसरे उम्मीदवार को तंज कर सकते हैं, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। और पूर्वांचल का रण है, थोड़ा सा अगर आपको इसमें फ्लेवर न मिले, कलर न मिले तो वो चुनाव कहलाता ही नहीं है। और पूर्वांचल के चुनाव में आपको बहुत से रंग ऐसे दिखने को मिलेंगे जहाँ पे मंच से आपको तंज कसते हुए नजर आएगा। क्योंकि इस बीच सपा के जो अध्यक्ष हैं ओपी राजभर, उनकी तरफ से भी तंज कसा गया और साथ ही ये कहा गया कि 100% हम ये जो उपचुनाव हो रहे हैं वो जीतेंगे और 11 बजते बजते जो समाजवादी पार्टी वो पांडाल छोड़ के भाग जाएगी। देखिए, निश्चित तौर से अब देखना होगा कि क्या ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया है और प्रिडिक्ट करते रहते हैं बीजेपी में, वो प्रिडिक्ट किया है तो उससे कि प्रिडिक्ट को कैसे कितना सही होता है कितना गलत, तो इसका थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। 11 बजे का वक्त उन्होंने कहा है, 11 बजे का, तो अभी 7:20 के आसपास का समय हुआ है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी तो करीब 11 बजे तक निश्चित तौर से थोड़ा सा रुझान आपको पता चल जाएगा कि जो घोसी की जनता ने किस तरफ का मन बना रखा है। और क्योंकि जय यहाँ की स्पॉट्स है, चाहे आप कोपागंज, घोसी, आदरी, आपका अमिलिया, ये सब अलग अलग स्पॉट्स हैं इसमें जहाँ की मतपेटियाँ खुलेंगी जो है वहाँ अलग अलग चीज़ें आपको देखने मिलेगी। कई बूथ ऐसे थे जो बीजेपी के कोर बूथ माने जाते थे, तो वहाँ का जब खुलेगा तो एकदम से आपको बड़ा बीजेपी की नज़र आती रहेगी। जिस अगर कोपागंज घोसी की बात करेंगे तो वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की फेवरेट की सीट थी, तो वहाँ पर अगर मत खुलेगा तो कहीं ना कहीं आपको उधर का बढ़त देखने मिलेगी।
तो इस बढ़त के आधार पे आप इतनी जल्दी अनुमान नहीं लगा सकते। खैर ओम प्रकाश राजभर ने ज़रूर इसकी अगर प्रतिक्रिया दी है 11 बजे से उनको विजेता मिल जाएगा और समाजवादी पार्टी ये जो एरिया है इसको छोड़ते हुए नजर आएगी। पर निश्चित तौर से सबसे बड़ी परीक्षा है जो उनके लिए ओम प्रकाश राजभर और सुभाषपा के लिए कि अगर वो इस रण को जीतते हैं तो निश्चित तौर से एक बड़ी कहा जाता है कि एक अलग तेवर मिल नजर आएंगे। और अगर वो हारते हैं चुनाव तो निश्चित तौर से एक सवालिया निशान उठेगा कि राजभर जो हमेशा पूर्वांचल की बात करते थे, अपने गढ़ की बात करते थे, तो समाजवादी पार्टी की जीत में अहम भूमिका निकालते थे। अगर वो रण हारते हैं तो निश्चित तौर से उनकी जो पार्टी है पूर्वांचल की जिस तरीके से रणनीति है उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर उठेगा। तो बिल्कुल मनीष, क्योंकि अब जिस तरह से देखें जो ये नतीजे सभी को इसका इंतजार है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अहम माना जाता है वो दलित वोटों को माना जाता है। और जिस तरह से जो बसपा सुप्रीमो मायावती उनकी तरफ से बयान भी दिया गया था कि जो बसपा को सपोर्ट करते हैं या जो बसपा वाले हैं वो मतदान करने ना जाए, अगर जाते हैं तो नोटा पर अपना मतदान करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें, तो इससे भी खासा असर जरूर देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर से जो देखिए अगर ये देखने ये जिस तरीके से कितना असर हुआ है, ये जब आज मतपेटियाँ खुलेंगी और उसमें जब नोटा की जो गिनती होंगी उससे पता चलेगा। अच्छी खासी तादाद है यहाँ पे, जो दलित वोट बैंक है उसकी अच्छी खासी तादाद है। तो उसमें कितना मिला है, कितना परसेंटेज नोटा गिरता है, इससे पता चला कि समाजवादी पार्टी की जो बहन सुप्रीमो मायावती हैं उनकी बात का असर कितना आपको देखने मिलता है। क्या अभी भी उनकी जो बातों को लिया जाता था, क्योंकि 2022 में एक विधानसभा सीट में एक सीट जीती थी, 2019 में जब सपा बसपा एक साथ थे तो 10 लोकसभा सीटें थी जीती थी। तो क्या उनकी बातों का उतना असर है? क्या समाजवादी पार्टी और बीजेपी जो हमेशा से रणनीति बनाती कि जो दलित वोट बैंक है उसमें कैसे अपनी सेंधमारी की जाए, बसपा का जो कोर वोट है उसको कैसे सेंधमारी जाए? अगर नोटा का लगाते हैं, नोटा का कितना परसेंट दिखता है, बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर मायावती को कितना सपोर्ट मिलता है, कितनी बात उनकी मानी जाती है। अगर मानी जाती है तो किसको यहाँ फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, दलित वोटर्स कहाँ जाएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। मनीष, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।